स्टोरी जहां शब्द बोलते हैं और कहानियां जी उठती हैं। तुम होती कौन हो हमें मना करने वाली? मैंने ऑलरेडी पेमेंट कर दी है, रांची ने कहा। रांची की बात सुन वो लड़की रची को घूर कर देखती है। शायद तुम यहाँ नहीं हो इसलिए तुम मेरे बारे में नहीं जानती। मैं हूँ अविनाश रायजादा की बेटी शिवानी रायजादा, शिवानी ने बड़े घमंड के साथ कहा। वही उसकी बात सुन अनन्या और रांची को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। दोनों ने उसे इग्नोर कर दिया और काउंटर पर खड़े लड़की की ओर देख कहा, तुम बिल बना दो। रांची की बात सुन वहाँ सभी हैरान थे। वो शिवानी को बहुत अच्छी तरह जानते थे और उन्हें यह भी पता था कि वो क्या कर सकती है, इसलिए वो लड़की डर रही थी। वहीं पर खुद इग्नोर होता देख शिवानी को बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। ए लड़की, इधर मेरी तरफ देख कर बात करो, शिवानी ने गुस्से में दांत पिसते हुए कहा। रांची नाम है मेरा और थोड़ा तमीज से, रांची ने कहा। रांची की बात सुन सभी हैरान थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कोई शिवानी रायजादा को राजस्थान में उसी के घर में इस तरह बात कर सकती है। गार्ड्स, शिवानी ने गुस्से में कहा। उसकी आवाज़ सुन 20 गार्ड जो ब्लैक यूनिफॉर्म में थे उन्होंने आकर पूरे शॉप में जितने भी लोग थे उन्हें घेर लिया। इतने सारे हथियार बंद गार्ड को देख सभी डर गए। रांची और अनु भी एक पल के लिए डर गए। अरे तुम दोनों को कुछ टाइम के लिए क्या छोड़ दिया? तुम लोगों ने तो यहाँ हंगामा कर दिया, पीछे से एक लड़के की आवाज़ आई। जब सब ने उस आवाज़ की ओर देखा तो वहाँ पर प्रतीक खड़ा था, व्हाइट शर्ट और ग्रे पेंट पहने। उसे देख अनन्या के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वही सभी लड़कियां उसे ही देखने लगी। वो था ही इतना हैंडसम। प्रतीक भैया, अनु ने कहा। उसकी कहने के बाद प्रतीक गार्ड्स को साइड करते हुए अनु के पास आया। बोल चूहिया, क्या लफड़ा कर दिया इस बार? प्रतीक ने अनु के पास आकर कहा। भाई हमने कुछ नहीं किया, ये मोहतरमा आकर खामाखा हमसे लड़ रही है, अनु ने कहा। भाई देखो न, मुझे ये ड्रेस पसंद आई है और ये लड़की हमें डरा रही है, रांची ने कहा। रांची की बात सुन प्रतीक ने उसकी ओर देखा और बोला, वो मोहतरमा इस तरह हथियार के दम पर किसी को धमकाना अच्छी बात नहीं है। लिसन, फर्स्ट मेरा नाम शिवानी है और सेकंड ये ड्रेस मुझे पसंद है इसलिए मैं इसे खरीदना चाहती हूँ, शिवानी ने प्रतीक की ओर फिंगर पॉइंट करते हुए कहा। तो आपको ये ड्रेस पसंद है? ठीक है, एक काम करते हैं, ऐसा ही एक और ड्रेस मंगवा लीजिए, प्रतीक ने कहा। उसकी बात सुन शिवानी हंसने लगी। उसने हंसते हुए कहा, तुम्हें पता भी है इस ड्रेस के बारे में? ये आरव मल्होत्रा ने डिज़ाइन की है और ये पूरे वर्ल्ड में एक ही पीस है। और ये जो डायमंड तुम देख रहे हो वो नेचुरल डायमंड है और एक बात, इसकी प्राइस 10 करोड़ है। जैसे ही प्रतीक ने आरव मल्होत्रा का नाम सुना उसने तुरंत अपना फ़ोन निकाल लिया और किसी को कॉल कर दिया। कुछ रिंग के बाद सामने वाले ने कॉल उठा लिया। आरव, अभी तू कहाँ है? प्रतीक ने पूछा। वही उसकी बात सुन सभी प्रतीक को देखने लगे और शिवानी मुस्कुराने लगी। अभी तो मैं जयपुर में हूँ, कोई काम था क्या? सामने आरव ने कहा। तू सिटी मॉल आ सकता है क्या अभी? प्रतीक ने कहा। अरे मैं तो अभी मॉल में ही हूँ, तू शॉप का नाम बता, मैं अभी आता हूँ, आरव ने कहा। 3rd फ्लोर 2nd शॉप में हूँ, प्रतीक ने कहा। ठीक है, तू फ़ोन रख, मैं अभी आता हूँ, आरव ने कहा। उसके बाद प्रतीक ने फ़ोन रख दिया। उसने जैसे ही फ़ोन रखा शिवानी उसे देख हंसते हुए बोली, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे सामने ऐसे एक्टिंग करोगे और मैं उसे सच मान लूंगी? तुम्हारे मानने या ना मानने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्रतीक ने कहा। तभी कुछ बॉडीगार्ड के साथ एक बहुत ही हैंडसम लड़का उस शॉप के अंदर आता है। उसे देख सभी हैरान थे क्योंकि वो और कोई नहीं, इंडिया का नंबर 1 डिजाइनर आरव मल्होत्रा था। वो सीधे जाके प्रतीक के गले लग गया। और भाई कैसे हो, बड़े दिनों बाद याद किया, आरव ने प्रतीक के गले लगते हुए कहा। मैं तो ठीक हूँ, तू बता तू कैसा है? प्रतीक उससे अलग होते हुए पूछता है। मैं तो बहुत अच्छा हूँ, अब ये बता यहाँ क्यों बुलाया? आरव ने पूछा। उसकी बात सुन प्रतीक सल्स गर्ल के हाथ में पकड़े ड्रेस की ओर देखकर बोला, मुझे ना ऐसी ही सेम ड्रेस चाहिए, तू बना सकता है तो बोल। हाँ बना सकता हूँ, लेकिन तुझे वो किसके लिए चाहिए? आरव ने पूछा। ये सामने खड़ी है तेरी होने वाली भाभी, उसके लिए, प्रतीक ने शिवानी की ओर इशारा करते हुए कहा। जैसे ही सभी प्रतीक की बात सुनी सभी के मुंह खुले के खुले रह गए। किसी को अपनी कानों पर भरोसा ही नहीं हुआ। शिवानी का रिएक्शन क्या होगा इस पे? 65 चैलेंज। तभी कुछ बॉडीगार्ड के साथ एक बहुत ही हैंडसम लड़का उस शॉप के अंदर आता है। उसे देख सभी हैरान थे क्योंकि वो और कोई नहीं, इंडिया का नंबर 1 डिजाइनर आरव मल्होत्रा था। वो सीधे जाके प्रतीक के गले लग गया। ये सामने खड़ी है तेरी होने वाली भाभी, उसके लिए, प्रतीक ने शिवानी की ओर इशारा करते हुए कहा। जैसे ही सभी प्रतीक की बात सुनी सभी के मुंह खुले के खुले रह गए। किसी को अपनी कानों पर भरोसा ही नहीं हुआ। प्रतीक की बात सुन सभी उसे मुंह खोले देखने लगे। वहीं पर शिवानी उसे गुस्से से घूरने लगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अपनी औकात देखी है तुम्हें? मैं अपना ड्राइवर न बनाओ, चला मुझे वाइफ बनाने वाला, शिवानी ने कहा। उसकी बात सुन प्रतीक मुस्कुरा दिया। शिवानी रायजादा, अब तुम तैयार रहो मिसेस शिवानी प्रतीक देसाई बनाने के लिए, प्रतीक ने उसे मुस्कुरा के कहा।
उसके बाद प्रतीक ने रांची के हाथ से वो ड्रेस ली और उसे शिवानी को देते हुए बोला, ये लो वेडिंग गिफ्ट समझ कर रख लेना मेरी तरफ से। फिर उसने अपना कार्ड सेल्स गर्ल की ओर बढ़ा दिया। पेमेंट कर लो, प्रतीक ने कहा। उसके बाद सेल्स गार्ड ने कार्ड स्वाइप किया और पेमेंट हो गया और तीनों वहां से निकल गए। वही शिवानी उस ड्रेस को लेकर गुस्से में जाते हुए प्रतीक को देख बोली, मिस्टर प्रतीक देसाई, मैंने भी तुम्हारा जीना हराम नहीं कर दिया तो मेरा नाम भी शिवानी रायजादा नहीं है। इतना बोल वो गुस्से में पैर पटकते हुए वहां से निकल गई। दूसरी तरफ सनशाइन रेस्टोरेंट में रुद्र अकेले बैठे चाय पी रहा था। तभी उसकी नज़र सामने बैठे लड़की पर पड़ी जो उसे ही घूर रही थी। वो लड़की और कोई नहीं तनु थी, जो 2 लड़कों और कुछ अधेड़ उम्र के आदमियों के साथ थी। इधर जैसे ही तनु ने रुद्र को देखा उसका पारा हाई हो गया। वो गुस्से से रुद्र को घूर रही थी। तभी उसने अपने सिक्योरिटी हेड को अपने पास बुलाकर उसके कान में कुछ कहा। उसके बाद सिक्योरिटी हेड वहां से चला गया। कुछ देर बाद तनु के गार्ड आए, उन्होंने पूरा रेस्टोरेंट खाली करवा दिया। रुद्र को छोड़ उसके गार्ड्स ने सभी वहां से निकाल दिया, जिसे देख उसके साथ बैठे लोग भी हैरान थे। जिसे देख रुद्र समझ गया कि यहाँ क्या हो रहा है और कौन कर रहा है, इसलिए उसने अपने चाय का कप उठाया और चाय पीते हुए तनु के टेबल के पास आ गया। तनु के साथ बैठे लोग उसे ही देख रहे थे। तभी रुद्र ने एक चेयर खींचकर उसमें पैर पर पैर चढ़ाकर तनु के सामने बैठ गया। फिर वो तनु की आंखों में आंखें मिलाकर चाय पीते हुए बोला, मुझे लगा नहीं था तुम मुझसे मिलने के लिए इतनी बेचैन हो। पूरा रेस्टोरेंट ही खाली करवा दिया। पहले बोल दिया होता मैं खुद तुम्हें अपने घर का एड्रेस दे देता, दोनों मिलकर बात करते। उसकी बात सुन तनु को और गुस्सा आने लगा। अपनी औकात में रहना सीख जाओ वरना किसी दिन मारे जाओगे। और रही बात तुम्हारे घर आने की तो मैं कभी नहीं आऊंगी और जबरदस्ती ले जाने की तुम्हारी औकात नहीं है। तनु ने कहा, मुझे पता है मेरी औकात क्या है और अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी यहाँ से ले जाओ और ये तुम्हारे साथ आए लोग मेरा एक बाल भी न उखाड़ पाए। रुद्र ने कहा, अच्छा ऐसी बात है तो चलो मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ। अभी अगर तुम बिना एक खरोच के यहाँ से बाहर निकल गए तो तुम जो बोलोगे मैं करूँगी, और अगर नहीं निकल पाए तो मैं जो कहूँगी वो तुम्हें करना पड़ेगा। तनु ने शर्त रखी। ठीक है तो मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, लेकिन क्या गारंटी है कि तुम अपनी जुबान से नहीं मुकरोगी? रुद्र ने कहा, तन्वी रायजादा कभी भी अपनी जुबान से नहीं पलटती है। तनु ने कहा। उसका नाम सुनते ही रुद्र के चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल आ गई, जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया। वैसे तुम्हें जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ बैठे सभी लोग ग्रैंड मास्टर है और मेरे सभी गार्ड मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट है। मेरा सिक्योरिटी हेड एक मार्शल आर्ट्स मास्टर है। क्या सच में लगता है तुम इस सभी से बचकर निकल जाओगे? नामुमकिन। तनु ने कहा, वो तो देखा जाएगा। रुद्र ने कहा। इतना कहने के बाद वो अपनी जगह से खड़ा हो गया। उसे खड़ा होता देख सभी गार्ड सतर्क हो गए। तनु रुद्र की आंखों में इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस देख हैरान थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इतना कॉन्फिडेंस भी रख सकता है। एक बार और सोच लो, तनु ने कहा। उसमें सोचना क्या, चलो फाइट करते हैं, रुद्र ने कहा। उसके कहने के अगले ही पल सभी गार्ड तैयार हो गए। सभी रुद्र पर टूट पड़े। आगे क्या होगा इस फाइट का अंजाम? क्या रुद्र जीत पाएगा? 66 फाइट। उन्हें देख रुद्र मुस्कुरा दिया। वो सभी रुद्र पर अटैक करने लगे। रुद्र उनके हर हमले से बच रहा था, वो किसी पर हमला नहीं कर रहा, जिसे देख सभी हैरान थे क्योंकि इतने सारे लोगों के अटैक को रोकना आसान बात नहीं है। रुद्र उनके वार से बच रहा था। तभी वहां पर जो लोग तनु के साथ बैठे थे वो सभी अपनी जगह से उठे और सभी गार्ड को हटने का इशारा किया। उसका इशारा पाकर सभी गार्ड रुद्र से दूर हट गए। वो पांचों आगे आए और रुद्र के सामने खड़े हो गए। अब बच्चों का खेल बंद करते हैं और असली फाइट शुरू करते हैं, एक ने कहा। वैसे तो मैं तुम लोगों को नहीं जानता और न तुम्हारी ताकत जानता हूं, लेकिन अगर मैंने असली खेल शुरू कर दिया तो ये रेस्टोरेंट शमशान बन जाएगा, रुद्र ने कहा। चलो तो हम भी देख लेते हैं कैसे शमशान बनाते हो, एक और आदमी ने कहा। उसके बाद सभी रुद्र पर हमला कर देते हैं। उनका हर एक वार बहुत ज्यादा खतरनाक था क्योंकि वो अपने हर वार में अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे। जो रेस्टोरेंट कुछ देर पहले बहुत ज्यादा खूबसूरत था वो अब एक खंडर बन गया था। आसपास की चीजें टूट चुकी थी, रेस्टोरेंट के दीवारें ढह चुकी थी। वो लगातार रुद्र पर हमला कर रहे थे और रुद्र भी उन पे हमला कर रहा था, जिससे वो जगह पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। वो पांचों बहुत ज्यादा घायल थे। वहीं पर रुद्र को एक खरोच भी नहीं आई थी। वो उन सब के मजे ले रहा था। क्या हुआ? अभी तो बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, अब क्या हुआ? थक गए क्या? रुद्र बोला। तभी पीछे से रुद्र को एक जबरदस्त किक लगा, जिसके कारण रुद्र जाके एक खंभे से टकरा गया, जिससे उसे बहुत ज्यादा चोट आई। जब रुद्र ने पलट कर देखा कि उसे किसने मारा तो वो और कोई नहीं तनु थी, जिसे देख रुद्र के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो तो तुम्हें भी फाइट आती है, क्या बात है? रुद्र ने कहा। जैसा तय हुआ था तुम शर्त हार गए हो तो अब तुम्हें मेरी बात मनानी होगी, तनु ने कहा। ठीक है तो बोलो मुझे क्या करना है, ने पूछा। आज से तुम मेरे बॉडीगार्ड रहोगे, अगले 1 महीने के लिए, बोलो मंजूर है? तनु बोली। ठीक है मुझे मंजूर है, रुद्र ने कहा। उसकी बात सुनने के बाद तनु वहां से चली गई। रुद्र खड़ा हुआ और वो भी निकल गया। शिमला।
कैप्टन ध्यान में बैठा था, तभी उसको कुछ याद आने लगा। एक 15 साल का बच्चा हाथ में खून से सनी तलवार लिए खड़ा था और चांद को देख रहा था। उसने एक ब्लैक निंजा ड्रेस पहनी थी और सफ़ेद दस्ताने जो खून से भीग गई थी। इतना याद आते ही कैप्टन अपने ध्यान से बाहर आ जाता है। उसका शरीर पसीने से भीग गया था। तभी अचानक बारिश होने लगी जिसमें कैप्टन खड़ा था। उसकी आंखों में दर्द था और अंशु भी, जो बारिश में छुप जा रही थी। तभी पीछे की गुफा से वाइस कैप्टन बाहर आया। उसने कैप्टन को देख कहा, ये मास्क और बारिश तुम्हारे अंशु नहीं छुपा सकते हैं। किसने कहा मैं अंशु बहा रहा हूँ? तुम्हें लगता है मेरे जैसा इंसान अंशु बहा सकता है? कभी नहीं, कैप्टन ने कहा। अच्छा, ऐसी बात है तो मुझे क्यों लग रहा है तुम अंशु बहा रहे हो? वाइस कैप्टन ने कहा। तुम्हारी आंखों को धोखा हुआ है, मैं अंशु नहीं बहाता, मैं सिर्फ लोगों का खून बहाना जानता हूँ। कैप्टन ने कहा। वैसे तो बात तुम्हारी बिल्कुल सही है, हम सिर्फ खून बहाना जानते हैं, हमारा इस दुनिया के लोगों से कोई रिश्ता नहीं है। मैं पहले जो था वो अब नहीं रहा और तुम भी। वाइस कैप्टन ने कहा। अब मैं पूरी तरह बदल चुका हूँ। इस दुनिया में ज़्यादा रिश्ते सिर्फ बर्बाद करते हैं और कुछ भी नहीं। कैप्टन ने कहा। राजस्थान, जयपुर, रायजादा विला। तन्वी अपने रूम में बैठ लैपटॉप पर काम कर रही थी। तभी उसका फ़ोन बजा। उसने देखा तो उसकी सेक्रेटरी रिधिमा का कॉल था। उसे देख वो तुरंत फ़ोन रिसीव कर लेते हैं। मैं एक गड़बड़ हो गई है, सामने से रिधिमा घबराते हुए बोलती है, जिसे सुनकर तनु उसे शांत करते हुए कहती है, रिधि पहले तुम शांत हो जाओ और पूरी बात मुझे बताओ। मैं दरअसल कल जो हमारी मीटिंग हुई थी मिस्टर स्मिथ और उन्होंने हमारे साथ काम करने के लिए हाँ बोल दिया था, लेकिन आज वो अचानक अमेरिका वापस चले गए और अभी उनके असिस्टेंट का कॉल आया था, उन्होंने हमारे साथ काम करने के लिए मना कर दिया है। इतना बोल रिधिमा चुप हो गई। उसकी बात सुन तनु कुछ सोचने लगी और फिर बोली, तुम एक काम करो, मुझे उनका नंबर सेंड करो, मैं खुद बात कर लूँगी। उसकी बात सुन रिधिमा ठीक है बोल फ़ोन रख देती है। तनु फ़ोन देख रही थी, तभी रिधिमा उसे नंबर सेंड कर देती है। तनु बिना देरी किए नंबर डायल कर देती है। कुछ रिंग के बाद दूसरी तरफ से स्मिथ फ़ोन उठा लेता है। हेलो, कौन? मिस्टर स्मिथ अपनी भाषा में पूछाते हैं। तनु भी उसी की भाषा में बात कर रही थी। मिस्टर स्मिथ, मैं मिस तन्वी रायजादा, तनु ने कहा। बोलिए मिस तन्वी, अपने कॉल क्यों किया? स्मिथ ने पूछा। मैं आपसे जानना चाहती थी कि आपने हमारी डील कैंसिल क्यों की, तन्वी ने कहा। मिस तन्वी, मैंने ये डील कैंसिल मिस्टर गोयल के कहने पर की। उन्होंने कहा कि अगर मैं आपके साथ काम करता हूँ तो वो हमारे सारे प्रोजेक्ट कैंसिल कर देंगे, स्मिथ ने कहा। उसकी बात सुनने के बाद तन्वी सारा माजरा समझ गई। उसने कॉल कट कर दिया। अब आगे क्या करेगी तनु? ये गोयल कौन है? क्या दुश्मनी है उसकी तनु से? 67 रुद्र बना बॉडीगार्ड। अगली सुबह तन्वी जल्दी से ऑफिस के लिए रेडी हो गई। वो जब अपने रूम से नीचे आई तो उसकी पूरी फैमिली ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तन्वी भी उनके साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करने लगी। तनु, मिस्टर स्मिथ के साथ होने वाले डील का क्या हुआ? तनु के डैड ने पूछा। पापा, उन्होंने डील कैंसिल कर दी, वो हमारे साथ काम नहीं करना चाहते हैं, तनु ने कहा। ठीक, तुम उन्हें रहने दी। तुम एक काम करो, आज सिंह ग्रुप चली जाओ। मैंने सुना है कि सिंह फैमिली का वारिस यहाँ काम देखने आया है, उनके साथ मीटिंग कर लो और हो सके तो उन्हें हमारे न्यू होटल में इन्वेस्ट करने के लिए मना लेना, तनु के डैड ने कहा। उसकी बात पर तनु ने हाँ में सिर हिला दिया और वहाँ से निकल गई। जब वो बाहर आई तो उसने देखा रुद्र बाहर बॉडीगार्ड के यूनिफॉर्म में खड़ा था। उसे देख एक पल के लिए तो तनु उसे देखती रह गई। उस यूनिफॉर्म में हो बेहद ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। तनु के आते ही रुद्र ने कार का गेट ओपन किया। तनु जाके के कार में बैठ गई। रुद्र आगे ड्राइवर के साथ बैठ गया। ड्राइवर ने कार स्टार्ट कर दी। तनु के कार के साथ उसका काफिला भी चल पड़ा। कार सीधे जाके रायजादा ग्रुप के बाहर आकर रुकी। रुद्र और सभी बॉडीगार्ड बाहर आए और रुद्र ने कार गेट ओपन किया और तनु बाहर आई। फिर बाकी बॉडीगार्ड बाहर ही रुक गए। रुद्र तनु ही बिल्डिंग के अंदर गए। दोनों प्राइवेट लिफ्ट से 49 फ्लोर पर पहुंचे जहां तनु का केबिन था। केबिन के बाहर पहुंचकर रुद्र वहीं रुक गया। तनु अंदर गई और अपने चेयर पर बैठ अपना काम करने लगी। दूसरी तरफ राजस्थान के फाउंडेशन के हेडक्वार्टर में इस समय 12 लोग एक राउंड टेबल के चारों तरफ बैठे थे, जिसमें से 6 तक्षशिला के एल्डर थे और बाकी के 6 लोग फाउंडेशन के एल्डर थे। वो सभी बड़ी बेसब्री से किसी के आने का वेट कर रहे थे। तक्षशिला के एल्डर बहुत ज्यादा परेशान लग रहे थे। तभी उस कमरे में 2 लोग आए। एक व्यक्ति जिसकी उम्र 70 साल होगी, वही दूसरा और कोई नहीं तनु के पापा अविनाश रायजादा थे। अविनाश के साथ आए उस व्यक्ति का ऑरा बहुत ज्यादा खतरनाक था। सभी एल्डर उसे देख अपनी जगह से खड़े हो गए और अपना सिर उसके सामने झुका लिया। भले ही उस आदमी की उम्र 70 साल हो, पर उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल एक 55 साल के आदमी की तरह लग रही थी। ये और कोई नहीं, अविनाश रायजादा के पिता और फाउंडेशन के ग्रैंड मास्टर, साथ ही सबसे पावरफुल फाइटर है, मिस्टर अश्वानी रायजादा। वो जाके हेड की चेयर पर बैठ गया और सभी को बैठने का इशारा किया। उसका इशारा मिलते ही सभी बैठ गए। सभी के बैठने के बाद एक एल्डर ने कहा, ने हमारे तक्षशिला के मास्टर का अपहरण कर लिया है और हम चाहते हैं कि आप उन्हें ढूंढने में हमारी मदद करें। ग्रैंड मास्टर,
शैडो टीम, देखिए एल्डर, हम आपके दक्ष शीला की इज्जत करते हैं, लेकिन आपको जैसा कि मालूम है वो किंगडम हमारे सन किंगडम के अंदर नहीं आता है, इसलिए इस मामले में हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं। अश्वनी ने कहा, आपको इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, हमने अपने किंगडम हेड से अनुमति ले ली है, एक एल्डर ने कहा और एक लिफाफा अविनाश की ओर दे दिया। अविनाश ने वो लिफाफा लिया और उसे खोलकर पढ़ने लगा। पढ़ने के बाद उसने अपने पिता की ओर देखकर हाँ में सिर हिला दिया। ठीक है, हम इसके लिए अपनी बेस्ट टीम को भेजेंगे आपके साथ और मैं आपसे वादा करता हूँ, अश्वनी ने कहा। इतना बोलने के बाद वो अपनी जगह से खड़े हो गए और वहां से निकल गए। उनके पीछे सभी निकल गए। वहीं पर दोपहर के 2 बज गए थे। रुद्र केबिन के बाहर ही खड़ा था और तनु काम कर रही थी। तभी रुद्र का फोन बजा। उसने देखा तो प्राइवेट नंबर शो हो रहा था। उसने तुरंत ही कॉल उठा लिया। बोलो क्या खबर है, रुद्र ने सामने वाले से पूछा। बॉस, मैंने पता कर लिया है, आज रात गोल्डन टावर के 2 मेंबर जो उनके हत्या में शामिल थे वो TR होटल में होने वाले फाउंडेशन पार्टी में आने वाले हैं, सामने वाले ने कहा। ठीक है, तो हम उन्हें वही खत्म करेंगे, रुद्र ने कहा। बॉस, वहाँ उन्हें खत्म करना मुश्किल है क्योंकि वो फाउंडेशन पार्टी है और वही फाउंडेशन के मेंबर आने वाले हैं, जिस वजह से वहाँ बिना इनविटेशन के जाना भी मुश्किल, और वहाँ पर तो खुद फाउंडेशन हेड और ग्रैंड मास्टर होंगे और राजस्थान के गिने चुने लोग होंगे। अगर अंदर चले भी गए तो उसे मारना आसान नहीं होगा, सामने वाले ने कहा। तुम उसकी चिंता छोड़ दो, बस तुम पार्टी में पहुंचकर मुझे उनके बारे में बता देना, बाकी मैं खुद देख लूंगा, रुद्र ने कहा। ठीक है बॉस, सामने वाले ने कहा और फोन कट कर दिया। इधर रुद्र की आंखों में गुस्सा था जिससे उसकी आंखें लाल हो गई थी। तुम लोगों ने मेरे दोस्तों को मारा था ना, मैं तुम लोगों को मौत दूंगा कि तुम पैदा होने से डरोगे, रुद्र ने गुस्से में दांत पिसते हुए कहा। दूसरी तरफ प्रतीक, विराज, अनन्या, रांची चारों राजस्थान घूम रहे थे क्योंकि वो चारों फ्री थे। बिजनेस काम रुद्र और विद्युत संभल रहे थे और रुद्र ने उन्हें कुछ टाइम के लिए आराम करने के लिए कहा था। चारों सिटी मॉल में शॉपिंग करके लॉन्च करने के लिए बैठे थे। चारों बड़े मजे से अपना लॉन्च कर रहे थे, तभी पीछे से एक लड़की की आवाज़ आई। विराज, ये सुनते ही चारों के चारों पीछे पलटे तो सामने खड़ी लड़की को देख प्रतीक की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वही विराज की नशे गुस्से से तन गई। अपनी हाथ पे पकड़े पानी के ग्लास पर उसकी पकड़ कसते गई और अचानक वो कांच का ग्लास टूट गया, उसके टुकड़े हो गए, जिससे विराज के हाथ में चोट लग गई और उससे खून बहने लगा, जिससे सभी का ध्यान उस ओर गया। रांची जो उसकी बगल में बैठी थी, जैसे ही उसकी नज़र इस पर गई उसने तुरंत ही वेटर को आवाज़ लगाकर फर्स्ट एड किट लाने को कहा और विराज का पकड़कर धीरे से कांच के टुकड़े निकालने लगी। इतना जोर से कौन ग्लास पकड़ता है, देखा चोट लग गई ना, रांची ने दांतते हुए कहा। हाँ यार, ऐसा कौन करता है, प्रतीक ने कहा। भैया संभल कर करना चाहिए ना, अनन्या ने कहा। सभी विराज की फिक्र करते हुए बोल रहे थे। वहीं पर विराज गुस्से में उस लड़की को घूर रहा था। वही उस लड़की की आंखों में रांची को विराज के साथ देख जलन हो रही थी जो उसकी आंखों ने दिखाई दे रही थी। आखिर कौन है ये लड़की, क्या रिश्ता है विराज का उससे, रुद्र क्या अपने मकसद में कामयाब हो पाएगा। 68 विराज का पास्ट। वेटर फर्स्ट एड किट लेकर आया तो रांची जल्दी से विराज का फर्स्ट एड कर देती है। थैंक्स, विराज रांची से बोला। अरे देविका, तुम यहाँ, प्रतीक ने उस लड़की से कहा। उसकी आवाज़ सुन सभी का ध्यान फिर से उस ओर चला गया। उस लड़की जिसका नाम देविका था वो भी अपने होश में आई और बोली, हाँ वो मेरे भाई की सगाई है, इसलिए मैं अपने फैमिली के साथ शॉपिंग करने आई थी, आओ ना हमें ज्वाइन करो, प्रतीक ने कहा। उसकी बात सुन देविका ठीक है बोलकर रांची के बगल में बैठ गई। तभी प्रतीक सभी से देविका को मिलवाते हुए बोला, रांची, अन्या ये है देविका, मेरे और विराज की कॉलेज फ्रेंड, जब हम राजस्थान में थे तब की। रांची और अनन्या ने उसे हेलो कहा और हाथ मिलाया। वहीं पर देविका ने भी उनसे हाथ मिलाया। वैसे तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारा एक भाई भी है, प्रतीक ने पूछा। वो मुझसे बड़ा है और तुम लोगों ने कभी पूछा भी तो नहीं, देविका ने कहा। देविका बात करते टाइम चोरी छुपे विराज को देख रही थी, लेकिन उसके बिल्कुल उल्टा विराज उसे पूरी तरह इग्नोर कर अपना लॉन्च कर रहा था। वैसे विराज, तुम सेकंड ईयर के बाद अचानक कहाँ चले गए, देविका ने पूछा। मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता, विराज ने बड़े ही बेरुखी से कहा। उसके बाद वो खड़ा हुआ और वहां से उठकर चला गया। उसके ऐसा करने से सभी हैरान थे और बस उसे जाते हुए देखे जा रहे थे। अरे तुम सब तो जानते ही हो वो ऐसा ही है, उसे छोड़ो देविका, तुम अपने बारे में कुछ बताओ, प्रतीक ने कहा। वो सभी वहां बातें कर रहे थे। वही विराज वहां से अपने कार में निकल चुका था। उसकी कार की स्पीड अभी बहुत ज्यादा थी, वो हवा से बातें कर रही थी। 10 मिनट बाद उसकी कार एक सुनसान जगह आकर रुकी। वो कार से बाहर आया और जो से चिल्ला दिया, उसकी आवाज़ पूरी जगह गूंज गई। 5 साल बाद फिर क्यों आई हो तुम, जब मैं तुम्हें और तुम्हारे दिए धोखे को भूल आगे बढ़ चुका हूँ, देविका मलिक। इस बार मैं तुम्हें अपनी लाइफ से खेलने नहीं दूंगा, अगर इस बार तुमने कुछ भी किया तो तुम्हारे पूरे खानदान को जला दूंगा, विराज कहता है। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी, वो बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा था।
कुछ देर वही जमीन पर बैठ उसने खुद को शांत किया और कार निकाल कर वो वहां से चला गया। इधर रुद्र अब भी केबिन के बाहर खड़ा था। कुछ देर बाद तन्वी बाहर आई और जाने लगी। रुद्र भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। दोनों बाहर आए और कार में बैठकर टीआर होटल के लिए निकल गए। टीआर होटल तनु का ही था, जिसे तनु ने अपनी मेहनत से राजस्थान का नंबर 1 होटल बना दिया था। यहाँ जाने के लिए आपको मेंबरशिप कार्ड चाहिए, जो राजस्थान के कुछ चुनिंदा लोगों के पास ही था। आज के फाउंडेशन पार्टी की सारी तैयारी तनु ने ही कराई थी, साथ ही इसमें पूरा रायजादा परिवार जाने वाला था। रुद्र और तनु की कार होटल के अंदर जाके रुकी। कार के रुकते ही रुद्र बाहर आया और तनु के लिए डोर ओपन किया। होटल के अंदर सिर्फ रुद्र और तनु गए। तनु सभी को पार्टी की तैयारी के बारे में समझा रही थी, क्योंकि यहाँ आज इंडिया के सबसे पावरफुल लोग आने वाले थे, इसलिए तनु कोई कमी नहीं होने देना चाहती थी। रुद्र ये सब चीज़ बड़े गौर से देख रहा था और उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। 6 बजे तक तनु तैयारी देखती रही और फिर रुद्र को रुकने का बोल होटल के टॉप फ्लोर पर चली गई, जहां उसका प्राइवेट स्वीट रूम था, जहां उसके ज़रूरत की सारी चीज़ें मौजूद होती थी। तनु के जाते ही रुद्र सारी सिक्योरिटी को देखने लगा ताकि उसे अपना काम करने में दिक्कत ना हो। 8 बजे जैसे ही घड़ी में 8 बजे लोग आने लगे। होटल के बाहर एक बढ़कर एक महंगी करे देखने को मिल रही थी। रुद्र आने जाने वाले सभी लोगों पर नज़र गड़ाए हुए था। रुद्र सभी लोगों उनकी पावर जज कर रहा था ताकि उसे बाद में कोई परेशानी ना हो। 9 बजे तक सभी मेहमान आ चुके थे। रुद्र की नज़र अपने दुश्मनों पर पड़ चुकी थी, बस इंतजार था सही समय का जब वो वार कर सके। तभी अचानक उसे एक बहुत ज़्यादा पावरफुल ऑरा महसूस हुआ। उसने पलट कर देखा तो होटल के अंदर अश्वनी रायजादा और अविनाश रायजादा के कदम पड़ चुके थे। रुद्र उन्हें देख उनकी पावर का अंदाजा लगा रहा था, पर वो लगा नहीं पा रहा था। उन दोनों के पीछे 10 ट्रेंड फाइटर थे जो एक्सपर्ट लेवल पर थे। वही उन दोनों के आते ही हॉल में मौजूद सभी ने अपना सिर झुका लिया था रुद्र को छोड़, जिस कारण अविनाश और अश्वनी और सभी रायजादा परिवार की नज़र सिर्फ उसी पर टिक गई। सभी लोग इससे हैरान थे क्योंकि ये सीधे तौर पर अश्वनी रायजादा का अपमान माना जा रहा था। अश्वनी रायजादा और पूरा रायजादा परिवार रुद्र को खा जाने वाली नज़रों से घूर रहे थे। आगे क्या होगा? क्या रुद्र कामयाब होगा? अश्वनी आगे क्या करेगा रुद्र के साथ? विराज क्या अपने पास्ट को भूल जाएगा? 69 रुद्र का एटीट्यूड। तभी अचानक उसे एक बहुत ज़्यादा पावरफुल ऑरा महसूस हुआ। उसने पलट कर देखा तो होटल के अंदर अश्वनी रायजादा और अविनाश रायजादा के कदम पड़ चुके थे। रुद्र उन्हें देख उनकी पावर का अंदाजा लगा रहा था, पर वो लगा नहीं पा रहा था। उन दोनों के पीछे 10 ट्रेंड फाइटर थे जो एक्सपर्ट लेवल पर थे। वही उन दोनों के आते ही हॉल में मौजूद सभी ने अपना सिर झुका लिया था रुद्र को छोड़, जिस कारण अविनाश और अश्वनी और सभी रायजादा परिवार की नज़र सिर्फ उसी पर टिक गई। सभी लोग इससे हैरान थे क्योंकि ये सीधे तौर पर अश्वनी रायजादा का अपमान माना जा रहा था। अश्वनी रायजादा और पूरा रायजादा परिवार रुद्र को खा जाने वाली नज़रों से घूर रहे थे। सभी रुद्र को गुस्से में घूर रहे थे, जिसे देख रुद्र मुस्कुरा दिया और अपने पैंट की जेब में अपने दोनों हाथ डाल खड़ा हो गया। वो ऐसे खड़ा था मानो उसे इन सब से रत्ती भर भी फर्क न पड़ता हो। उसका एटीट्यूड देख सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि राजस्थान के सबसे ताकतवर इंसान के सामने कोई ऐसा कर सकता है। गुस्से में अविनाश रुद्र की ओर बढ़ ही रहा था कि अश्वनी ने उसका हाथ पकड़कर रोक दिया। पर डैड, अविनाश ने इतना ही कहा था कि उसकी बात को बीच में करते हुए अश्वनी बोले, अभी सही समय नहीं है, बस समय का इंतजार करो, फिर उसे देख लेंगे। आखिर ये है कौन और इसे अंदर किसने आने दिया? अविनाश ने गुस्से में दांत पिसते हुए कहा। सॉरी डैड, वो मेरा बॉडीगार्ड है, पीछे से तनु ने कहा। तनु, अपने बॉडीगार्ड को हद में रहना सिखाओ वरना किसी दिन मारा जाएगा, अश्वनी ने शांति से कहा। ठीक है दादाजी, तन्वी ने कहा। उसके बाद सभी अंदर आकर अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। उनके बैठने के बाद सभी अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। तन्वी रुद्र के पास गई तो रुद्र अब भी वैसे ही खड़ा था। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे दादाजी का अपमान किया, लगता है तुम्हें तुम्हारी जान प्यारी नहीं है, तनु ने कहा। मैंने किसी का अपमान नहीं किया, रुद्र ने कहा। अच्छा तो तुमने मेरे दादाजी सम्मान में सर क्यों नहीं झुकाया? जा बाकी सब ने झुकाया तो बोलो, तनु ने पूछा। यहाँ किसी की इतनी औकात नहीं जो मेरा सिर झुका सके, समझी? रुद्र ने तनु आंखों में आंखें डाल निडर होकर कहा। उसके इतना कहते ही तनु 2 कदम पीछे हट गई और बोली, तुम बॉडीगार्ड हो मेरे और मैं जो कहो तुम्हें करना होगा। हमारे बीच बात बॉडीगार्ड बनाने की हुई थी, ना कि तुम्हारा गुलाम, और तुम्हारे पूरे खानदान में इतना दम नहीं जो मुझे गुलाम बना सके, इसलिए ये सोचना छोड़ दो कि मैं तुम्हारा हर कहा मानूंगा, समझी? रुद्र ने कहा। रुद्र की बात सुन तनु गुस्से से पैर पटकते हुए वहां से चली गई। उसे देख रुद्र मुस्कुरा दिया। इधर जब विराज घर आया तो उसे आते आते बहुत लेट हो गया था, तो सभी सो गए थे। प्रतीक अभी तक जग रहा था। उसे देख विराज के चेहरे पर मुस्कान आ गई। चल ज्यादा मुस्कुरा मत, चुपचाप हाथ मुंह धोकर आ जा, खाना खाते हैं, प्रतीक ने कहा। तूने अभी तक खाया नहीं? विराज ने हैरानी से पूछा। नहीं,
प्रतीक ने मोबाइल में गेम खेलते हुए कहा। क्यों नहीं खाया? विराज ने पूछा। उसकी बात सुन प्रतीक मोबाइल पॉकेट में रख कर बोला, जब मेरा भाई सुबह से बिना खाए परेशान घूम रहा हो और मैं खा लूँ, ऐसा हो सकता है? अब जा जल्दी, मुझे बहुत भूख लगी है। प्रतीक ने अपने पेट पर हाथ फिराते हुए बोला। उसकी बात सुन विराज मुस्कुरा दिया और अपने रूम की ओर चल दिया। उसके जाने के बाद प्रतीक किचन में गया और खाना गर्म करने लगा। 10 मिनट बाद जब विराज फ्रेश होकर आया तो प्रतीक ने सब खाना गर्म कर डाइनिंग टेबल पर रख दिया था। विराज के आते ही उसने दोनों के प्लेट में खाना सर्व कर दिया। दोनों खाना खाने लगे। तुझे देख मुझे रुद्र की याद आ गई, कॉलेज में वो भी हमारा ऐसे ही ख्याल रखता था। विराज ने कहा। बात तो तुमने सही कहा, वो हमारा ख्याल हमारे पेरेंट्स से ज़्यादा रखता था, प्रतीक ने कहा। दोनों ने ऐसे ही बात करते हुए खाना खत्म किया। उसके बाद दोनों ने सारे प्लेट और बर्तन धो दिया। फिर विराज अपने कमरे की ओर चल दिया। 1 मिनट टेरेस पर आ, तुझसे बात करनी है, प्रतीक ने कहा और चल दिया। विराज कुछ समझ नहीं पाया और चुपचाप उसके पीछे चल दिया। टेरेस पर पहुंचकर विराज ने देखा प्रतीक किनारे में दीवार से टिककर चांद को देख रहा था। विराज भी उसी के बगल में जा खड़ा हो गया और चांद को देखने लगा। कितना सुंदर है ना चांद, इतने सारे दाग होने के बावजूद, प्रतीक ने कहा। वो तो है, भले ही इसमें कितने भी दाग हो वो फिर भी बहुत खूबसूरत दिखाई देता है, विराज ने कहा। तुम्हें पता है ये चांद दाग होने के बावजूद इतना खूबसूरत क्यों है? प्रतीक ने सवाल किया। नहीं, विराज ने कहा, क्योंकि ये चांद अपने दाग को अपना कर अपनी खूबसूरती के साथ दुनिया के सामने उसे रखता है, किसी से छुपाता नहीं है, प्रतीक ने कहा। इतना कहने के बाद वो कुछ देर रुक गया और चांद को देखने लगा। फिर बोला, मैं हमारी दोस्ती को भी इस चांद की तरह खूबसूरत समझ रहा था, समझता था कि हमारे बीच भी कुछ नहीं छुपा है, लेकिन आज तुमने मुझे गलत साबित कर दिया, मुझसे सच छुपा के। विराज प्रतीक की बात सुन हैरानी से प्रतीक को देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर प्रतीक कहना क्या चाहता है। आखिर प्रतीक किस सच्चाई की बात कर रहा है? रुद्र ने कही, रायजादा परिवार से दुश्मनी मोल तो नहीं ले ली? 70 तन्वी की शादी। प्रतीक, तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता है मैं तुम्हें भाई से बढ़कर मानता हूँ और आज तक मैंने तुमसे कुछ नहीं छुपाया है, विराज ने कहा। अच्छा तो देविका के बारे में उसका क्या? मैंने होटल में ही तुम्हारी आंखों में देख लिया था, बेपनाह नफरत और गुस्सा, मुझे बस उसका कारण जानना है, प्रतीक ने कहा। उसकी बात सुन विराज अपनी नजरें चुराने लगा और प्रतीक उसे देख समझ गया कि वो सही है। देविका और विराज के बीच कुछ हुआ है जो विराज ने उसे नहीं बताया, शायद इसी वजह से विराज दोपहर से परेशान था। दरअसल फर्स्ट ईयर से हम दोनों रिलेशनशिप में थे, उसके बाद उसने सेकंड ईयर में मुझे अभिमन्यु के साथ मिलकर चिट किया और मैं इसी वजह से राजस्थान से लंदन चला गया, विराज ने कहा। तुम्हें चिट किया? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, प्रतीक ने गुस्से में कहा। शांत गदाधारी, मैं उसे भूल चुका हूं और इसी कारण मैंने और रुद्र ने तुझे नहीं बताया था, विराज ने कहा। क्या रुद्र ने भी मुझे कुछ नहीं बताया? आने दे उसे तो मैं बताऊंगा, प्रतीक ने कहा। उसकी बात सुन विराज मुस्कुरा के उसके गले लगते हुए बोला, अब चल मेरे भाई, सो जा वरना कल तू ही मुझे बोलेगा तेरे कारण लेट हो गया। विराज की बात सुन प्रतीक उसके पेट पर कोहनी मरते हुए नीचे जाने लगता है, जिसे देख विराज जल्दी से जाके प्रतीक के पेट पर चढ़ जाता है, जिसे महसूस कर प्रतीक के चेहरे पर मुस्कान आ जाती, वही विराज के होठों पर भी मुस्कान थी। इन सब अलग रुद्र पार्टी में लगातार 2 अधेड़ उम्र के लोगों पर नजर रखे हुए थे। तभी उसके पास एक 30 साल का आदमी आया, जिसे देख रुद्र ने आंखों से कुछ इशारा किया। उसका इशारा पाकर वो आदमी रुद्र जिन 2 पर नजर रखे हुए था उनके पास गया और अपनी ड्रिंक उनके ऊपर उड़ेल दी, जिससे उनके कपड़े खराब हो गए और वो उस व्यक्ति पर चिल्लाने लगे, जिससे वो लड़का सोरवी बोलते हुए कपड़े साफ करने का नाटक करने लगा, जिसे देख उन दोनों ने उसे धक्का देकर वहां से निकल गए। उनके जाते ही उस व्यक्ति और रुद्र के चेहरे पर एक डेविल मुस्कान आ गई। रुद्र उन दोनों का पीछा करते हुए वॉशरूम के पास पहुंच गया, जहां वो दोनों अपने कपड़े साफ कर रहे थे। रुद्र वहां पहुंचकर वहां का डोर बंद कर देता है। चाहे जितना साफ कर लो, तुम्हारे हाथों में लगा खून कभी साफ नहीं होगा, रुद्र ने कहा। उसकी बात सुन दोनों पीछे मुड़े तो वहां रुद्र हाथ बांधे दीवार से टिक कर खड़ा था। तुम कौन हो बच्चे? एक ने पूछा। डेविल, रुद्र ने कहा। ये एक शब्द उनके दिल में डर पैदा करने के लिए काफी था। तुम्हें पता भी है हम कौन है? एक ने कहा। शशिधर तिवारी गोल्डन टावर का 4th चीफ और सुरेश खन्ना 3rd चीफ, रुद्र ने दोनों की तरफ इशारा करते हुए कहा। तुम्हें पता है फिर भी मरने आ गए, सुरेश ने कहा। वो वक्त बताएगा, रुद्र ने कहा। सुरेश ने तुरंत ही रुद्र पर हमला कर दिया। उसका वार इतना ज्यादा पावरफुल था कि पूरा वॉशरूम हिल गया। शशिधर को लगा कि रुद्र मारा गया, लेकिन अगले पल जो उसने देखा उसे विश्वास नहीं हुआ। रुद्र के हाथ में एक खंजर था जो सुरेश के गर्दन के आर पार हो चुका था। सुरेश ने खून की उल्टी की और अगले ही पल वो जमीन में बेसुध गिर गया। उसे देख शशिधर की जान हलक में आ चुकी थी। उसने डरते हुए अपने कदम पीछे लिए।
इधर पार्टी में आए सभी गार्ड और लोगों ने सुरेश के हमले को महसूस किया और सभी वॉशरूम की ओर चल पड़े। जब सभी वहां पहुंचे तो वहां का नजारा देख सभी दंग हो गए। रुद्र के हाथों में खून से सना खंजर था और उसके पैरों के पास सुरेश और शशिधर के लाश, जिसे देख सभी गार्ड ने अपने अपने बंदूकें रुद्र पर तान दी और उसे घेर लिया। जिसे देख रुद्र ने एक मुस्कान के साथ खंजर जमीन पर गिरा दिया। वहीं पर अश्वनी गुस्से में रुद्र के सामने आ गया और अपनी शक्ति से रुद्र के ऊपर दबाव डालने लगा, लेकिन इसका कोई भी असर रुद्र पर नहीं हो रहा था। जिसे देख अश्वनी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। बच्चे, तुमने मेरी पार्टी में आकर मेरे मेहमान को मारकर मुझसे दुश्मनी ली है, तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? अश्वनी ने कहा। उसकी बात रुद्र बोला, मैं तो जानता हूँ आप कौन है, लेकिन आप शायद नहीं जानते कि मैंने इन्हें क्यों मारा, और अगर आपको ये पता होता तो शायद आप ही इन दोनों को मार देते, रुद्र ने कहा। उसकी बात सुन सभी हैरान थे, लेकिन तभी अश्वनी ने पूछा, आखिर ऐसा क्या हो गया है, तुमने इन्हें मार डाला, और अगर मुझे पता होता तो मैं भी मार देता, जरा मैं भी तो जानूं वो बात। अश्वनी ने पूछा। ये यहाँ आपकी पोती मिस तन्वी को मारने के इरादे से आए थे और उनका बॉडीगार्ड होने के कारण जैसे ही ये बात मुझे पता चली मैंने इन दोनों को ठिकाने लगा दिया, रुद्र ने कहा। रुद्र ने ये बात इतने कॉन्फिडेंस से कही थी कि सभी को उसकी बात पर यकीन हो गया, पर अविनाश अब भी रुद्र को शक भरी निगाहों से देख रहा। शाबाश, तुमने अच्छा काम किया और मुझे ये जानकर अच्छा लगा कि तुम इतने ताकतवर हो कि तुमने 2 ग्रैंड मास्टर लेवल फाइटर को अकेले मार गिराया। मुझे तुम पसंद आए, इसलिए मैं आज इसी वक्त ऐलान करता हूँ कि तुम्हारी शादी मैं अपनी पोती तन्वी से करूंगा, अश्वनी ने कहा। उसकी ये बात सुन वहां सन्नाटा छा गया, सभी हैरान थे वहां। क्या रुद्र करेगा शादी तन्वी से? आवाज़ों के इस सफ़र में फिर मिलेंगे, तब तक सुनते रहिए अब स्टोरी।